नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस खास अंक में मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, एवं मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम किसानों को और हमारे दर्शकों को धान की उन्नत किस्मों, प्याज में बीज उत्पादन एवं फेरोमोन ट्रैप द्वारा कीट नियंत्रण की जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर लगातार भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। हमारे लिए बहुत उत्साह एवं हर्ष का विषय है कि पूसा समाचार अब 2 अन्य प्रमुख प्रादेशिक भाषा तेलुगु एवं कन्नड़ में भी प्रसारित किया जा रहा है। हम प्रसन्नता के साथ अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि पूसा संस्थान के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 1 अप्रैल 2021 को पूसा समाचार का प्रसारण 2 अन्य प्रादेशिक भाषा तमिल एवं उड़िया में भी शुरू होगा। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो पूर्ण भारत में उगाई जाती है। बासमती धान गुणवत्ता में श्रेष्ठ होने के साथ साथ सुगंध से हमारे भोजन की थाली को भी महका देती है। इसके अलावा कृषि निर्यात में भी इसकी प्रमुख भूमिका रहती है। पूसा संस्थान ने बासमती धान की कई उन्नत किस्मों का विकास किया है, जिसकी विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, पूसा समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं बासमती धान की प्रमुख प्रजातियों के बारे में जो पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं, जिनकी खेती आप कर सकते हैं। इस श्रृंखला में हमारी पहली प्रजाति है पूसा बासमती 1121। यह 145 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार करीब 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आती है। इस किस्म से आप लोग पूर्व परिचित हैं। उसी तरह से एक हमारी दूसरी किस्म है पूसा बासमती 1509, जो कि कम समय में यानी कि 125 दिन के अंदर पककर तैयार होती है और इसकी पैदावार जो है 50 से लेकर के 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। पकाने के बाद इन दोनों किस्मों में चावल की लंबाई करीब 20 से 22 मिलीमीटर तक हो जाती है और दोनों किस्में काफ़ी अच्छी हैं, किसानों को काफ़ी लाभ देती हैं। जो हमने नई किस्में विकसित की हैं उनमें प्रमुख किस्में हैं पूसा बासमती 1637, जो कि पूसा बासमती 1 जिसको किसान भाई मुच्छल के नाम से जानते थे उसका सुधरा हुआ रूप है और इसके अंदर झोंका या और गर्दन तोड़ की बीमारी नहीं लगती है। पूसा बासमती 1637 करीब 130 से 135 दिन के अंदर पककर तैयार होती है। पूसा बासमती 1121 को सुधार करके एक नई किस्म बनाई गई है पूसा बासमती 1718, जिसके अंदर पत्ती के झुलसा रोग के लिए रोगरोधी क्षमता का विकास किया गया है। इस किस्म से भी आप लोग काफ़ी परिचित हैं। इसकी खेती करीब 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल में हो रही है। ये भी पककर तैयार होने में 140 से 145 दिन का समय लेती है। तना इसका काफ़ी मजबूत होता है, गिरती नहीं है और गुणवत्ता में चावल की गुणवत्ता इसकी पूसा बासमती 1121 की जैसी होती है। एक और किस्म हमारी है पूसा बासमती 6, जिसको 1401 के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी खेती ज़्यादातर सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिलों में की जाती है बड़े पैमाने पर। करीब 90% रकबा इस किस्म का आता है। पककर तैयार होने में 150 से 155 दिन का समय लगता है और इसकी पैदावार करीब 60 से लेकर के 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलती है। बहुत अच्छी किस्म है। चावल में खुशबू बहुत अच्छी होती है। पकाने के बाद चावल की लंबाई करीब 18 से 20 मिलीमीटर होती है और दाना देखने में काफ़ी इसका सुंदर लगता है। तो ये हमारी जो प्रमुख किस्में हैं उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी और इस वर्ष हमने एक और नई किस्म विकसित की है जिसका नाम पूसा बासमती 1692 हमने दिया है। इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। यह पककर तैयार होने में 115 दिन का समय लेती है, 5 दिन उससे करीब समय कम लगता है और उससे पैदावार 1509 से करीब 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ज़्यादा आती है 1692 में। सीमित मात्रा में इसका बीज हमने किसान मेले में और अभी भी हम 2 किलो की मात्रा में बीज किसानों को दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ लोग पूसा बासमती 1692 का बीज बाज़ार में बेच रहे हैं और बाज़ार में इसका बीज किसी के पास नहीं है। अगर कोई ऐसा बीज बेच रहा है तो वह नकली बीज है। इसलिए हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आएँ, नहीं तो उनको नुकसान होगा।
हो सकता है वो पूसा बासमती 1692 की जगह पर आपको पूसा बासमती 1509 का बीज दे रहे हों। ऐसे कुछ व्यापारियों के खिलाफ हमने लिखित शिकायत भी राज्य सरकारों के द्वारा की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये तो मुख्य बातें थी हमारी जो बासमती की प्रमुख किस्में हैं उनके बारे में। और इसके अलावा हमारे संस्थान से एक किस्म पूसा 1850 के नाम से विकसित की गई है। इसको हम पूसा संभा 1850 का नाम दिए हैं। इसके अंदर ब्लास्ट यानी झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगता है और ये संभा मसूरी जिसको हम BPT 5204 के नाम से जानते हैं, गुणवत्ता में चावल बहुत बढ़िया होता है, खुशबू चावल में नहीं होती है और इस किस्म में झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगता है। तो खासकर जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और दक्षिण भारत के राज्यों में भी इसकी खेती बहुत अच्छी तरह से की जा रही है। और किसान भाइयों से जो हमें अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसमें पूसा 1850 की पैदावार 7 टन से लेकर के 8 टन प्रति हेक्टेयर की प्राप्त हुई है। तो ये प्रमुख किस्में थी संस्थान के द्वारा विकसित की गई जिनके बारे में आपको जानकारी देना चाहता था। किसान भाइयों, प्याज रबी मौसम की एक मुख्य सब्जी फसल है जिसकी बुआई मुख्यतः नवंबर में की जाती है। जो किसान प्याज में बीज उत्पादन करते हैं उनको इसका सही तरीका अवश्य पता होना चाहिए। बीज से बीज एवं बल्ब से बीज विधियों से प्याज में बीज उत्पादन किया जाता है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी। आपको पता है कि प्याज 2 सीजनों में भारत में बहुतायत में लगाया जाता है, एक रबी और एक खरीफ। जो रबी का बीज उत्पादन है उसमें करीब 1.5 वर्ष लग जाता है और जो खरीफ का बीजोत्पादन प्रक्रिया है उसमें करीब 1 वर्ष में बीजोत्पादन तक पहुंच जाते हैं। हमारी प्रजातियां हैं पूसा संस्थान की, पूसा रिद्धि, पूसा रेड, ये हमारी बहुप्रचलित प्रजातियां हैं और बहुतायत में इनका बहुत मांग है इनकी। हमें पहले नर्सरी डालनी पड़ती है और नर्सरी डालने के लिए हमें उन्नत प्रजाति का बीज शुद्ध सोर्स से हम लेते हैं और उस सोर्स की हम जांच कर लेते हैं कि कहीं बीज में अशुद्धता ना हो। उसके लिए हम जैसे पूसा संस्थान से बीज ले सकते हैं और बीज के 4 प्रकार होते हैं। उसमें जो बीज उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ब्रीडर सीड होता है या फाउंडेशन सीड होता है। 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है और उस समय हम क्या करते हैं, नर्सरी को थोड़ा ऊंचा बनाते हैं ताकि पानी न भरे और मिट्टी को खूब भुरभुरा करके और हम बीज की बुआई करते हैं। और जब पौध 7-8 हफ्ते की तैयार हो जाती है तो उसको हम फिर उसमें से हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय नर्सरी को उसकी दूरी जो है हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की हो और 15 सेंटीमीटर के करीब नाली की वो लाइन से लाइन की दूरी हो। करीब इसका ट्रांसप्लांटिंग हमने जनवरी के उसमें किया था और देखिए इसका विकास ठीक हो रहा है। अभी इसका विकास जब कंदों का उचित साइज होगा बीज के लिए वो करीब करीब इतना हो जाएगा जिसका वजन लगभग बीज के समय 60 ग्राम प्रति बल्ब होगा और उसका करीब लगभग 25 कुंटल बीज 1 हेक्टेयर में लगता है। जैसा अभी आपने वहाँ देखा था तो इस प्रकार जब कंदों का विकास हो जाता है तो हम उसमें से जब उस कंदों को स्टोरेज कर लेते हैं, जिस समय इसकी खुदाई करते हैं उस समय हम ध्यान देते हैं कि जो कंदों का चयन करें वो 2 मुँहे के कंद ना हो और कंद बिल्कुल एक बढ़िया आकार में हो और उनका एक ही तना हो। ये नहीं कि तने विभाजित है और पतले तने का चयन करते हैं और उसको खूब सुखा लेते हैं, छाया में सुखाते हैं, धूप में नहीं सुखाते हैं और उसके बाद उसको रख लेते हैं और हवादार कमरे में रखते हैं जिससे कि और 15-15 दिन में छटाई करते रहते हैं जिससे कि उसमें गलन और सड़न ना हो और उन कंदों को चयन करके वैरायटी के अनुरूप जो प्रजाति बो रहे हो जिसका बीज उत्पादन कर रहे हो उस वैरायटी के लक्षण ज्ञात होते हैं और उन्हीं के अनुरूप हम उनका कंदों का सिलेक्शन करके और वो 25 कुंटल के कंद के जो होते हैं वो 1 हेक्टेयर के बीज उत्पादन के लिए पर्याप्त होते हैं। आप यहाँ देख रहे हो हमने पौधे से पौधे की दूरी, ये रिद्धि प्रजाति है और पौधे से पौधे की दूरी हमने करीब 7 सेंटीमीटर रखी है और एक फसल से बोई गई जो जिसका बीज उत्पादन कर रहे हैं उसके आसपास करीब जैसे प्याज में 500 मीटर के दायरे में फसल नहीं होनी चाहिए दूसरी प्याज की। जो नालियों में हमने लगा रखा है ऊपर रेज बेड पे नालियाँ बगल में
चल रही हैं, तो जिससे हल्का सा पानी मिलता है। लगाने से पूर्व अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद तकरीबन 25 से 50 टन के आसपास में खूब बढ़िया ढंग से मिला लेते हैं। तो जब इसको इस गुच्छे को देखेंगे तो इसमें हल्के से काले काले दाने दिखाई देंगे, तो वो स्टेज लगभग उसके 10-12 दिन के अंदर वो स्टेज आ जाती है और हम इसकी तुलाई कर लेते हैं और तुलाई करने के बाद इससे बीज हम निकाल लेते हैं। तो इसको भंडारण करते समय 5 से 6% नमी रहे, जो टेम्परेचर हो कमरे का उसका 18 से 20 से ज़्यादा ना हो, और आर्द्रता जो हो वो 30 से 40% से ज़्यादा ना हो। इस तरीके से जब हम इस फसल को लगाते हैं तो अत्यधिक बीजोत्पादन होता है। करीब करीब 1 हेक्टेयर में 8 से 10 कुंटल बीज आपको आसानी से मिल जाता है। फसलों में अच्छी उपज हेतु समसामयिक क्रियाओं में कीट प्रबंधन एक अहम भूमिका निभाता है। समेकित कीट प्रबंधन में फेरोमोन ट्रैप कीटों की निगरानी में बहुत उपयोगी साबित होते हैं। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप से अनावश्यक रसायन उपयोग से भी बचा जा सकता है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश नेबापुरे। फेरोमोन ट्रैप, जिसको कि गंध पास भी कहा जाता है, जिसमें फेरोमोन को इस्तेमाल करके कीट को आकर्षित किया जाता है। फेरोमोन एक प्रकार के विशेष गंध होता है जो मादा कीट नर कीट को आकर्षित करने के लिए छोड़ती है। इस फेरोमोन से ल्यूर बनाया जाता है। विभिन्न कीटों द्वारा विभिन्न प्रकार के फेरोमोन छोड़े जाते हैं, इसलिए अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग ल्यूर काम करते हैं जो आसपास के नर कीटों को आकर्षित करते हैं। कीट प्रबंधन में इस फेरोमोन ट्रैप्स का मुख्यतः 3 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला है कीट की निगरानी के लिए, जिसमें हम 3 से 4 ट्रैप प्रति एकड़ इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कीट को अधिक समूह में पकड़ने के लिए, और तीसरा है नर और मादा कीट के संभोग विघटन के लिए। दूसरा और तीसरे तरीके में हम ज़्यादा मात्रा में ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। कीट के अनुसार ट्रैप की संरचना अलग अलग होती है। ये ट्रैप इस तरह से बनाए जाते हैं कि कीट एक बार अंदर जाए तो वो बाहर नहीं निकल सके। एक बात याद रखना जरूरी है, एक ही संरचना का ट्रैप विभिन्न कीट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक ही ल्यूर विभिन्न कीट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि अलग अलग ट्रैप कैसे होते हैं, जिसमें पहला है फनेल ट्रैप या सीव ट्रैप्स। खेतों में इस ट्रैप को सहारा देने के लिए एक डंडा गाड़ना होता है। ऊपर के ढक्कन में बने स्थान पर ल्यूर को फंसा दिया जाता है। इस ट्रैप की ऊंचाई इस प्रकार रखनी होती है कि ट्रैप का ऊपरी भाग सफल की ऊंचाई से 1 से 2 फीट ऊपर रहे। ये ट्रैप चने या अरहर का फली छेदक जैसे कि हेलिकॉर्प आर्मीजरा, तंबाकू का कैटरपिलर स्पोरोप्टेरा लिटूरा, पिंक बोलवर्म, मक्के का तना छेदक, फॉल आर्मीवर्म जैसे कीटों को आकर्षित करने और मारने के लिए काम आ जाते हैं। दूसरी ट्रैप संरचना है जैसे डेल्टा ट्रैप। ये ट्रैप दोनों तरह से खुला होता है, जिससे दोनों तरफ से कीट अंदर घुसता है, और ये ट्रैप सामान्यतः छोटे आकार के पतंग कीट जैसे टमाटर का पिनवर्म, मूंगफली का लिप माइनर, गोभी का हिरकपीट शलभ आदि के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें स्टिकी लाइनर लगा होता है, जिसमें एक कीट आने के बाद चिपक जाता है और वहीं पे मर जाता है। तीसरा है वाटर ट्रैप्स और पानी का ट्रैप। ये ट्रैप सामान्यतः टमाटर का पिनवर्म, गन्ने का तना छेदक, बैंगन का फली या तना छेदक आदि कीट के लिए इस्तेमाल होता है। चौथा है फ्रूट फ्लाई ट्रैप, जिसको हम फल मक्खी ट्रैप बोलते हैं। ये विभिन्न तरीके के होते हैं। इसको आप घर में भी बना सकते हैं। सिंपल पानी की बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल से भी आप इसको बना सकते हैं। ट्रैप को खेत में लगाने के उपरांत इनमें फंसे पतंगों को नियमित जांच की जानी चाहिए और पाए गए पतंगों का आकलन करना चाहिए, जिससे कीटों की संख्या और गतिविधियों का ध्यान रखा जा सके। जब हम फेरोमोन ट्रैप बड़े पैमाने पर कीट को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, थैली में जो भी कीड़े एकत्रित हुए हैं उनको नियमित रूप से नष्ट करना जरूरी है, ताकि जो नए कीड़े आकर्षित हो रहे हैं वो इसमें फंस सके। इस फेरोमोन तकनीक का लाभ है कि किसान अपने खेत पर कीड़ों की संख्या का आकलन कर कीटनाशकों के उपयोग की रणनीति निर्धारित कर अनावश्यक खर्च से बच सकता है। किसान भाइयों को हम यह भी बताना चाहेंगे कि पूसा संस्थान के कृषि तकनीकी सूचना केंद्र यानी एटिक में धान के उन्नत बीज उपलब्ध हैं। किसान भाई पूसा संस्थान में आकर एटिक से ये बीज प्राप्त कर सकते हैं तथा दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान साझा करेंगे। रोहतक हरियाणा से सोनू गिल जी ने गोभी के पत्तियों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में कैबेज बटरफ्लाई का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम प्रभावित पत्तियों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसेट की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गंगापुर राजस्थान से श्री सुभाष चंद्र जी ने नींबू में पत्तियों के मुड़कर झड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ माइनर कीट का प्रकोप हुआ है। हालांकि यह कीट का प्रभाव अभी पुरानी पत्तियों में है जो स्वतः ही झड़ जाती हैं, लेकिन यदि इसका प्रकोप नई पत्तियों में आता है तो स्पाइनोसेट की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मैनपुरी उत्तर प्रदेश से नीलेश कुमार जी ने बेल के फलों के भूरा होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बोरोन की कमी एवं गलन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण फल भूरे और काले पड़ रहे हैं। इसके समाधान के लिए 400 ग्राम बोरिक एसिड को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। साथ ही रेडोमिल गोल्ड की 400 ml की मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। सीकर राजस्थान से ओम सिंह जी ने नींबू में पत्तियों के किनारे भूरे होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में क्लोराइड टॉक्सिसिटी हुई है। इसके समाधान के लिए पोटेशियम सल्फेट की 400 ml की मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले 7 दिनों में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली, वर्षा, बर्फबारी की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। केरल, माहे में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। उत्तर गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर गर्म लहर की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें अवश्य व्हाट्सएप करें। अपना नाम एवं अपना पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा संस्थान की ओर से हम सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कुछ नए विषयों के साथ नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।